नमस्कार। आज तारीख 17 नवंबर, दिन सोमवार। मैं हूं पूनम ऋतु सेन। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। पहली खबर सऊदी अरब से। मक्का से मदीना लौट रही एक भारतीय यात्रियों की बस और डीजल टैंकर की भयानक टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई और 45 भारतीय यात्री जिंदा जल गए, जो उम्रा कर लौट रहे थे। मरने वालों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल हैं। आश्चर्य की बात ये है कि बस का ड्राइवर ही अकेला बचा। हादसा मदीना से करीब 160 किलोमीटर दूर मुहरास इलाके में देर रात करीब 1:15 बजे हुआ। उस वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। मृतकों में ज्यादातर तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले थे। अब तक 12 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए। एक ही परिवार के 7 सदस्य इस हादसे में मारे गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटना का संज्ञान लेते हुए हैदराबाद में कंट्रोल रूम बनाया है। भारतीय दूतावास और केंद्र सरकार शवों को जल्द भारत लाने की कोशिश में जुटी है। उधर बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन्हें पिछले साल अगस्त में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं का मुख्य जिम्मेदार माना है। पूर्व पुलिस महानिदेशक चौधरी अब्दुल्ला अल ममून को सरकारी गवाह बनने के कारण सिर्फ 5 साल कैद की सजा हुई है। शेख हसीना तख्ता पलट के बाद भारत में शरण लिए हुए हैं। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है। ढाका में 2 बसों में आग लगा दी गई। सरकार ने पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और ढाका में 15,000 से ज्यादा पुलिस तैनात कर दी गई है। आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के भी आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट को सुनियोजित आत्मघाती हमला बताया है। हुंडई i20 कार चला रहे डॉक्टर उमर उल नबी खुद आत्मघाती हमलावर थे, जिन्होंने कार में विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। ये पहला मौका है जब किसी जांच एजेंसी ने इसे आधिकारिक रूप से सुसाइड अटैक बताया है। एनआईए अब उमर की हर कदम की जांच कर रही है। फरीदाबाद से दिल्ली तक के उनके पूरे रास्ते का रूट मैप बनाया जा रहा है। इसके लिए 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। विस्फोट स्थल से 3 9 mm की गोलियां बरामद हुई हैं, जिनमें 2 जिंदा कारतूस हैं, लेकिन कोई हथियार नहीं मिला। आसपास की सुरक्षा कर्मियों के हथियारों की भी जांच हुई, पर किसी का कारतूस गायब नहीं है। इस रहस्य ने मामले को और उलझा दिया है। दक्षिण पूर्वी कांगो में कोबाल्ट खदान में दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया। लुआलाबा प्रांत की कालांडो खदान में बीते शुक्रवार एक लकड़ी का अस्थायी पुल टूट गया। अब तक कम से कम 50 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। भारी बारिश के बावजूद खदान में घुसने पर पूरी पाबंदी थी, फिर भी हजारों अवैध खनिक अंदर घुस गए। सुरक्षा बलों ने उन पर गोली चलाई तो अफरा तफरी मच गई। डर के मारे खनिक पानी से भरी खाई पर बने कमजोर पुल की ओर दौड़े। भीड़ का बोझ सह नहीं पाया और पुल बीच से टूट गया। सैकड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे। कई की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद नई सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे। इस बार चुनाव नतीजे 2020 से बिल्कुल अलग हैं। 2020 में बीजेपी ने जेडीयू से काफी ज्यादा सीटें जीती थी, इसलिए उनका मंत्रिमंडल में दबदबा था। सूत्रों की माने तो इस बार जेडीयू और बीजेपी के बीच सिर्फ 4 सीटों का फर्क है, इसलिए अब मंत्रिमंडल में सीटों के बंटवारे का पुराना फॉर्मूला नहीं चलेगा। जेडीयू नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने भी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सरकार गठन पर चर्चा की है। नई कैबिनेट में दोनों बड़ी पार्टियों के बीच बराबरी का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। कई जगहों पर AQI 600 के पार चला गया है। ग्रेटर नोएडा के परिचौक इलाके में सुबह AQI 563 तक पहुंच गया। इन गंभीर हालातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फौरन ठोस कदम उठाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण रोकने में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगले कुछ दिनों में इस पर विस्तार से सुनवाई होगी। और आखिर में खबर जरा हटके में जानिए। गोल्डन ब्लड ग्रुप को लैब में तैयार करने में कहां मिली सफलता। विश्व का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप है RH नल। इसे गोल्डन ब्लड भी कहते हैं। दुनिया में हर 60 लाख लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही यह ब्लड ग्रुप मिलता है। अब तक सिर्फ 50 लोगों में ही यह पाया गया है। इस ब्लड ग्रुप वाले मरीज को अगर खून चाहिए तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें अपना ही खून पहले से ही फ्रीज करके रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन अब अच्छी खबर है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी और ब्रिस्टल के वैज्ञानिक लैब में RH नल ब्लड ग्रुप बनाने में कामयाब हुए हैं।
प्रोफेसर एश टॉय की टीम ने स्टेम सेल से लाल रक्त कोशिकाएं बनाई और क्रिस्पर टेक्निक से उनमें 5 मुख्य ब्लड ग्रुप के एंटीजन हटा दिए। इससे बनी कोशिकाएं लगभग हर मरीज को दी जा सकती हैं, चाहे उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, चाहे सामान्य हो या RH नल जैसा दुर्लभ। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह तरीका सफल रहा तो भविष्य में किसी को भी खून की कमी से जान नहीं गंवानी पड़ेगी। यह यूनिवर्सल ब्लड होगा जो हर किसी के काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।